ऊपर है 19,870। आपने श्रीकांत जी थोड़ी देर पहले अल्ट्राटेक पर एक कॉल दी थी, बताइए श्री सीमेंट आपको कैसा लगता है चार्ट्स पर? शैल जी, काफ़ी बढ़िया पीक है ये भी। और मुझे लगता था कि 16,000 साढ़े 16,000 के करीब ये ट्रेड कर रहा था। तब तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि कभी-कभी कोई-कोई स्टॉक काफ़ी फ्रीली जैसे भी बोलते हैं कि मार्केट में कभी कोई भी लंच फ्री नहीं होता है, लेकिन उस वक़्त लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट सभी फ्री था उस वक़्त। और साढ़े 16,000 के करीब था, उसके बाद अभी 19,000 के करीब इसने अच्छा बेस बना लिया है। मुझे लगता है जो नेक्स्ट लेवल ये कॉन्कर कर सकता है वो है साढ़े 22,000 से लेकर 23,000 के। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि श्री सीमेंट डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट बाय कीजिए, श्री सीमेंट बाय कीजिए। और मुझे लगता है शायद जैसे भी प्रदीप जी ने रिकमेंड किया था इंडिया सीमेंट, वो तो चल ही रहा है। तो ओवरऑल सीमेंट स्पेस काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है और श्री सीमेंट बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो ये कॉल आपके लिए आती हुई। सीमेंट शेयरों में बहुत ही जबरदस्त मूव इस समय बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी नजर बाजार के उस हिस्से पर भी डालनी चाहिए जिसका मूड बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और मुझे एक बार फिर एक्सिस बैंक दिख रहा है, ये बड़ा ही फेवरेट शॉट रहा है और हर बार पैसे बनते हैं। आज की चाल देख करके श्रीकांत, एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको अगले हफ्ते और नीचे के लेवल दिख सकते हैं। आज गिरा है तकरीबन अब 6%, लगातार इस पे प्रेशर आते हुए दिखा और मैं देख रहा हूँ पिछले करीबन आधे पौने घंटे में तेज गिरावट आई है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई है। क्या कॉल देंगे आप? एक मंदी की पोजीशन बना के जाएंगे? देखिए, यहाँ पे मंदी की पोजीशंस डेफिनेटली बना सकते हैं क्योंकि स्टॉक वीक है और लगातार वीक होते आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप बाकी भी स्टॉक्स को कंपेयर करें तो जो पुल बैक हमने आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में देखा था जब पुल बैक आया था, तब उस कंपैरिजन में इसका पुल बैक काफ़ी वीक था और इस बार सेल ऑफ काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ प्रदीप जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी बन चुकी है। तो शॉर्ट करना है तो विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसे शॉर्ट करें। और मुझे लगता है इसमें अगर पुट ऑप्शंस अगर अवेलेबल हो तो वो बाय करके जाना काफ़ी बेहतरीन एक विकल्प होगा। लेकिन करंट लेवल से अगर इसे शॉर्ट करना है तो 347 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें और शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस लो के काफ़ी नज़दीक जा सकता है, जो लेवल्स है 300 से लेकर 305 के। चलिए, हमारे साथ हमारे मित्र अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं रेलिगेयर सिक्योरिटीज से। स्वागत है आपका मिश्रा साहब। जबरदस्त आपको रैली आती हुई दिख रही है सीमेंट स्पेस में। एक लार्ज कैप और एक मिड कैप स्टॉक आप शेयर कीजिए इस सेक्टर से जो आपको पसंद आता हो और जहां पर आप लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करेंगे फिलहाल। ख्याल से मिश्रा साहब के साथ जरा लिंक में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम लोग चर्चा कर ही रहे थे एसीसी की और अंबुजा सीमेंट की। श्री सीमेंट अब आप देखिए 4% आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और अगर आप यहाँ से एक ब्रेकआउट आता हुआ देखेंगे 20,000 पर तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा क्योंकि ये बिल्कुल इसकी 200 डीएमए के पास ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जैसे ये टूटती है तो आपको बहुत शानदार मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एक बार ऐसा करते हैं डायरेक्टर साहब, सारे सीमेंट स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं। अब आप दिखाइए एसीसी, यहाँ पर आपको दिन का उच्चतम लेवल दिख रहा है 1230 और ये स्टॉक आपको लगभग 4.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इन दो स्टॉक्स पर हम ऑलरेडी एक कॉल ले चुके हैं। अब जरा ध्यान देते हैं अंबुजा सीमेंट पर। थोड़ी देर पहले प्रदीप जी आप पर इस पर चर्चा कर रहे थे। यहां पर भी आपको 3.5% की तेजी दिख रही है 186.80 पर। ओपन इंटरेस्ट शानदार है और मेरे ख्याल से पोजिशनिंग भी आपको अच्छी लगती हुई दिखेगी। तो ये स्टॉक्स हो गए 3। मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए अजीत जी, कौन सा आपका पसंदीदा स्टॉक है सीमेंट लार्ज स्पेस में और मिड कैप में भी? शुक्रिया शैल जी। तो देखिए शैल जी, लार्ज में तो अल्ट्राटेक मुझे काफ़ी सही लग रहा है चार्ट्स पे अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो। कॉज काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन थी, ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ करीब 2 महीने की कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के उस पर है ये वर्च पे। और मुझे लगता है जिस तरीके से वॉल्यूम्स हैं नियर टर्म में 3900 पहला टारगेट होगा, करीब 4000 तक जाके मेरे साथ शायद कहीं रुकेगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है कॉज अब ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पिवट फॉर्म किया है इसने करीब 3550 के राउंड पे, तो वो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर उसमें जाएंगे आप तो हाइडेलबर्ग सीमेंट जिससे थोड़ी देर पहले आप बात भी कर रहे थे, मेरे को लगता है कि वहाँ पे भी एक अच्छे मूव की पोटेंशियल है। एक माइनर हर्डल फेस कर रहा है ये, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज करीब 57 के अराउंड पे।
बट मुझे लगता है उसको क्रॉस करने के बाद 170-75 जैसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो द काइंड ऑफ मूव जो हमने इंडिया सीमेंट में देखा था, पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ सेम टाइप का मूव हम हाइडेलबर्ग सीमेंट में देखेंगे आने वाले दिनों में। ओके, तो ये कॉल आपके लिए हाइडेलबर्ग पर आती हुई एक के बाद एक आप देख रहे हैं इस सेक्टर पे आपको एक मूव शानदार मिला है। राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मिड कैप में आप कोई एक स्टॉक अगर आपको पिक करना हो सीमेंट सेक्टर से, जहां पे अभी भी आप अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं या आप हमारे दर्शकों को कहेंगे कि इसमें डिलीवरी लीजिए और इंतजार कीजिए 6 महीने साल भर का? देखिए, 2 स्टॉक कहना चाहूंगा। एक तो श्री सीमेंट है, जो कि हालांकि मिड कैप बोलना मुश्किल है क्योंकि उसके भाव को देखते हुए कि इतने ऊंचे भाव में उसको मिड कैप बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन बावजूद उसके मैं कहना चाहूंगा कि उसके नतीजों ने अपने आप दर्शाया है कि क्यों उसको ये प्रीमियम मिलता है बाजार में। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, इस बार भी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आई और जिसके कारण से वॉल्यूम में ड्रॉप होने के बावजूद उनका एबिटा बहुत अच्छा है और आगे आने वाले दिनों में भी जो उनका प्लानिंग है और जिस तरीके से वो कामकाज कर रहे हैं। इवन कुछ दिन पहले आपके सिस्टर चैनल सीएनबीसी में बांगुड़ जी खुद आए थे, एचएम बांगड़, और उन्होंने कहा था कि बावजूद कोविड की लॉकडाउन के उनके बहुत अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ रूरल डिमांड रूरल एरियाज में देखी गई है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर पहली पसंद तो ऑब्वियसली श्री सीमेंट ही रहेगा। दूसरा स्टॉक इस क्षेत्र में अगर लेना हो तो बिरला कॉर्पोरेशन का रहेगा, जिसकी कैपेसिटी 15.4 मिलियन टन की हो गई है आफ्टर वो रिलायंस सीमेंट के जो एक्विजिशन उन्होंने किया था। और अगर आप देखो तो लगातार अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं कंपनी ने। पिछली तिमाही में भी रिजल्ट बहुत शानदार रहे थे। रिटेल में इनकी बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है और प्रीमियम सीमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। इन्होंने एक 5 मिलियन टन की एक कैपेसिटी एक्सपेंशन लाइंड अप की हुई है, जो कि पहले FY21 में कंप्लीट हो जाने की बात थी। बट मेरे हिसाब से अगर ये लॉकडाउन के कारण से थोड़ा डिले हो सकता है, बट एक बार ये एक्सपेंशन पूरा हो जाता है तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी हो जाएगी। और जिस तरीके से सरकार का रवैया इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह को लेके है, मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये राय आपको मिल रही है श्री सीमेंट पर। फिलहाल आपने 20,002 का हाई देखा, हल्की सी आपको मुनाफा वसूली यहाँ पर आती हुई दिख रही है और वो इसलिए है क्योंकि स्टॉक अपने 200 डीएमए से फिलहाल जूझ रहा है। अगर यहाँ पर एक अच्छा आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, चाहे वो आज जाए या कल, वो आपको समय बताएगा, लेकिन फिलहाल वॉल्यूम और प्राइस दोनों आपके साथ हैं और आज ऑलरेडी स्टॉक 3.1% बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही साथ एक छोटा और मध्य स्टॉक है सीमेंट स्पेस में, ककाटिया सीमेंट एंड शुगर, वहां पे भी आपको 6% की तेजी आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, अगर वो आप स्क्रीन पर दिखा पाएं ककाटिया सीमेंट, तो वहां पर पोजीशनिंग आपको शानदार तरीके से आती हुई दिखेगी। और ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है, लगभग आप इसमें देख रहे हैं 8 रुपए की तेजी। श्रीकांत चौहान साहब, आप अगर इस स्टॉक को ट्रेड करते हो या ट्रैक करते हो तो बताइए। ककाटिया सीमेंट आपके सामने, दिन का उच्चतम लेवल 53,000 शेयर। शैल जी, वैसे हम लोग इसे ट्रैक तो नहीं करते क्लोजली, लेकिन अगर आप चार्टिकली इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अगर आप राय लेते हो तो उसमें भी एक अच्छा हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है। और जैसे भी आपने एक इंटरव्यू अभी लिया था सिंघवी जी का, और उन्होंने जो बताया था, मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियर और क्रिस्टल क्लियर इंटरव्यू था कि जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है कि प्री मानसून जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़ोर से बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि इन सभी स्टॉक्स में हमने अच्छी तेज़ी देखी है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि जो फॉर्मेशन बना है वो तकरीबन अभी 138-140 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर किसी के पास अगर इसकी होल्डिंग्स हो तो उसे होल्ड करके रखे, क्योंकि ये स्टॉक 160 या 170 के लेवल्स को छू सकता है। तो काफ़ी सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक साथ तेजी बनी है, होल्ड करके रखे, आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रहा है फिलहाल आपके लिए। और देखिए, कुछ और दिग्गजों पे नजर डालते हैं। HDFC कमजोर है फिलहाल, लेकिन इसके नतीजे आने वाले हैं और कैसे आ रहे हैं नतीजे, ये जानने का समय हो चुका है। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं और उसके बाद मोटा भाई आज क्या खबर लाए हैं ये भी जानेंगे यतिन मोता से। पहले सुमित बताइए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप नतीजों से?
देखिए मेरे पास वैसे तो दो नतीजे हैं HDFC और डीमार्ट दोनों के, लेकिन पहले HDFC के नंबर्स की बात कर लेते हैं। HDFC के केस में NII फ्रंट पे करीब 6% की एक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और मुनाफे में 27% की एक फॉल का अनुमान लगा रहा है। सीक्वेंशियली ये और बड़ा फॉल हुआ, ये अदर इनकम भी थी इनकी पिछले तिमाही के अंदर, लेकिन पिछले साल डिविडेंड इनकम थी जो इस बारी एब्सेंस रहेगी। ब्रोकर्स मान रहे हैं कि इस बार डिविडेंड इनकम नहीं होगी, इसलिए इनके प्रॉफिट के अंदर एक स्टीप फॉल का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 13 से 14% के आसपास एक AUM ग्रोथ की बात ब्रोकर फ्रेटर्निटी मान रही है। NPA फ्रंट पे एक स्टेबल नंबर होंगे, लेकिन क्रूशल होगा प्रोविजनिंग का आंकड़ा किस तरह का रहता है। कुछ जगहों पे 400 करोड़ 300 करोड़ का आंकड़ा भी है और कुछ जगहों पे 1000 करोड़ का आंकड़ा भी सुनने को मिल रहा है। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा कैसा रहता है इसके ऊपर आप नजर रखें। सोमवार को ये नंबर आने वाले हैं। दूसरा जो नंबर आएगा वो आएगा डी मार्ट का, एवेन्यू सुपरमार्ट का। ऑलरेडी ये शेयर 3 महीने के हायर लेवल्स पे खड़ा हुआ है। 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक, इनके रेवेन्यूज 10% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है 5535 करोड़ रुपए के आसपास। EBITDA 6.5%, मार्जिन फ्लैट टू पॉजिटिव 7-7.5% के आसपास मार्जिन आएंगे और मुनाफा 17-17.5% बढ़ेगा YOY बेसिस पे। अच्छे नंबर्स की उम्मीद है YOY बेसिस पे, लेकिन सीक्वेंशियली क्योंकि इनकी 50% स्टोर्स बंद थे और जो खुले हुए भी स्टोर थे वहां पर मेजरली जो कामकाज हो रहा था वो ग्रॉसरीज का हो रहा था, जो कि 70-75% के आसपास इनका टोटल रेवेन्यू का हिस्सा कंपोज करता है। तो वहां से पूरा रेवेन्यू नहीं आया, फुटफॉल भी एवरेज से कम आया है। तो हो सकता है सीक्वेंशियली थोड़ा नंबर से प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन कमेंट्री क्या होती है कोविड को लेकर या फिर आगे के हालात को लेकर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बाजार नजर रखेगा। और ट्रिपल SG ग्रोथ इस बार ये पूरे साल की देंगे। पिछले साल 17-17.5% के आसपास का आंकड़ा था। चलिए, ये आप फाइनेंशियल्स देख रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के। और एक अच्छी बात आज मध्यम वर्गीय इन्वेस्टर्स के लिए ये हुई है एवेन्यू सुपरमार्ट में कि ये स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड से निकलकर आपको नॉर्मल यूनिट्स में आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब सिंपली ये है कि नॉर्मली अगर आप दिन में ट्रेड करते हैं उसको आप दिन में ही डिलीवरी उठानी पड़ेगी ट्रेड टू ट्रेड में, और अगर आप उस सेगमेंट से बाहर निकल चुके हैं तो आप इसको इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं। फिलहाल आपके सामने 2400 का प्राइस आ रहा है। हल्की सी इसमें आपको लाल निशान आता हुआ दिखेगा नतीजों से पहले, लेकिन स्टॉक बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, बावजूद कि इसमें कितनी परेशानी चल रही थी पूरे देश में। जो अब पिछला हाई था आपके सामने वो है लगभग 2553, और स्टॉक आपके सामने अगर आप ये 70 रुपए का कट आज ना देखें तो 2470 के आसपास चल रहा था, लगभग 90 रुपए या अब 160 रुपए अपने ऑल टाइम हाई से। तो इस पर एक पोजिशनल कॉल लेंगे। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स जिस नाम से लिस्टेड है, बताइए पोजिशनली आपको किस तरीके से लगता है? मेरे ख्याल से मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ये राय लेते हैं। देखिए शैल जी, पैटर्न तो पॉजिटिव है क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको हायर टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। आज हमने करेक्शन देखा है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि नीचे अगर आप देखिए तो 2350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरी राय में तो बिल्कुल आपको इस गिरावट पे खरीदारी करनी है। 2350 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और जो पहले टारगेट रहेंगे वो करीब 2525 के रहेंगे। बिल्कुल डायरेक्टर साहब, इसमें 1 महीने का चार्ट दिखाई है एवेन्यू सुपरमार्ट का, तो अंदाजा लगेगा कि ये थोड़ा सा आपको जो नीचे आता हुआ दिख रहा है ना, ये तो मतलब इतनी तेज रफ्तार के बाद थोड़ा सुस्ता ले तो अच्छा है। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगा रखी है लोगों ने इनके स्टोर के बाहर, तो इस वजह से है। ये आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तब आपको समझ में आएगा कि क्या तेजी दिखी है। ये बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हुई है। जिन लोगों को मौका नहीं मिलता था जब ये तेजी में था नीचे के लेवल पर, उन्होंने इसमें एंट्री ली है और बहुत तगड़े पैमाने पर वो एंट्री होती हुई दिखाई दी। ये देखिए अब आप लो से जो ऊपर आया है वो आपको रफ्तार दिखाई देगी। या तो आप पूरे महीने का दिख रहे हैं इसलिए आपको 5% दिख रहा है, लेकिन अगर लो से पकड़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। खैर, यहाँ तो आप तेजी देख ही रहे हैं। एक स्टॉक मेरी नजर में आ रहा है इस समय, मानस उस पर नजर डालिए, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि ये आज जो क्लोजिंग देने जा रहा है, अब ये 13 मार्च के बाद की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है, तगड़े वॉल्यूम के साथ। और खास बात ये, जाते जाते पिछले घंटे में भी यहाँ पर बहुत तेज खरीदारी हुई है। क्या कॉल देंगे आप? देखिए इसी मंथ में 13 तारीख को हाईज बने थे 418 रुपए के, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। तो ये तो हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंटिन्यूएशन है। 100 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है स्टॉक ने आज। तो मेरा समझना है कि रैली कंटिन्यू रहेगी और करीब 480-85 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने के अभी भी मौके हैं। आपको स्टॉप लॉस 415 के नीचे लगाना है और टारगेट 480 के सेट करके चल रहा है।
चलिए, ये राय आपको M&M पर मिल रही है। आते आते इस पर एक बहुत ज़बरदस्त कॉल शुरुआती सत्र में आखिरी सौदा में आपको मिली थी, तो फिलहाल 5% आपको इस पर खरा निशान दिखता हुआ चढ़ेगा। 3:18 हो चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको कल का खिलाड़ी आज यानी कि हेमंत जी और नीरज जी के ट्विटर हैंडल्स पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ यतिन जी भी जुड़े हुए हैं। अगले 12 मिनट में क्या पोजीशंस आप ले सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, क्या ब्रोकरेजेस और HNIs चर्चा कर रहे हैं, वो आपको सब बताएंगे। यतिन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी। और आज की जो डीलिंग रूम रिकमेंडेशन है सारी की सारी बाय हैं और वायदा बाजार से हैं। खास करके शुरू करते हैं UPL से, जहां हमने डीलिंग रूम से सुना है कि आज घरेलू निवेशक जो है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने आज खरीदारी की है। कयास ऐसा है कि जो चौथी क्वार्टर के परफॉर्मेंस हैं, खास करके डेट का और बैलेंस शीट का, वो बहुत मजबूत हो सकता है, और स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 5% की बढ़ोतरी हमने स्टॉक में देखी है, तो अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस किया है UPL ने, तो यहाँ तेजी करने की राय है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक अपने डेज हाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। डीलर्स यहाँ BTST स्ट्रैटेजी कह रहे हैं कि इसको आज खरीदिए और मंगलवार को बेचिए। 5 से 7% की ट्रेडिंग अपसाइड शॉर्ट टर्म में भी दिखाई दे रही है डीलिंग रूम्स को। और अगर आप आज मे सीरीज का ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करें तो करीब 18% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और 12 लाख शेयर ऐड हुए ओपन इंटरेस्ट में, तो बहुत अच्छी लॉन्ग पोजीशंस कोटक महिंद्रा बैंक में आज के सत्र में देखने मिल रही है। स्टॉक बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत भारी तरीके से। और आखिर में जी लिमिटेड एक ऐसा शेयर है जहां डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि करंट लेवल्स पे स्टॉक का अच्छा सपोर्ट लेवल है और यहाँ एक शॉर्ट टर्म रैली बन सकती है। आज के अगर आप वॉल्यूम्स देखें जी के, तो करीब 50% हायर हैं अपने एक महीने के एवरेज से, तो यहाँ काफी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत समय कम है, यतिन जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। श्रीकांत चौहान साहब, एकदम राय दीजिए UPL पर। बिल्कुल, UPL में वैसे हमने काफी अच्छा एक रिबाउंड देखा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी वैसे काफी प्रेशर में है ऊपरी लेवल के आसपास। तो अगर यहाँ से हमें एक तेजी मिलती है तो मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड 383, 385 उस लेवल के करीब इसमें टेकिंग का एक दौर बन सकता है। तो करंट लेवल से यकीनन 12-15 भी और है, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो इसे कैरी करें, बट 385 से लेकर 390 के रेंज में मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि स्टॉक एक सेलिंग प्रेशर के अंदर दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से कल के खिलाड़ी आज आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। हेमंत जी की पसंद पैकेजिंग में ही है, जैसे कि आपने सुबह से यूफ्लेक्स पर एक चर्चा होते हुए देखी, उनकी पसंद है कानपुर प्लास्टिक पैक। स्टॉक आपके सामने ऑलरेडी 20% ऊपर है, 56 रुपए के आसपास। श्रीकांत चौहान साहब, अगर आप कानपुर प्लास्टिक पैक पर नजर रखें, ये स्टॉक सुबह भी चर्चा में आया था जब यूफ्लेक्स में रैली शुरू हुई थी प्रदीप जी के पंड्या के फंडा स्टॉक में। यहां पर आप देखिए कल के सत्र के लिए यानी कि मंडे के लिए कोई अगर पोजीशनिंग बची हो तो क्या ये इस वक्त लिया जा सकता है? हमने सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी अच्छी तेजी देखी है और मुझे लगता है कि शायद इस सेक्टर में भी थोड़ा सा एक बाइंग का दौर चल रहा है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड इसमें ट्रेड नजर आ रहा है, या तो रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आ रही है, और 65-66 के लेवल्स ये छू सकता है, क्योंकि उसकी जो ऊपरी रेंज है वो 66 के करीब की है और जो लोअर बाउंड्री है वो 45 के करीब की है। तो शायद इसी रेंज में ये घूमते रहेगा, लेकिन ये 65 से 66 रुपए के लेवल से दिखा सकता है। जी, साथ ही साथ हार्डवेयर कंपनी D-Link इंडिया, ये नीरज जी की पसंद है। यहां पर मेरे ख्याल से अभी और जगह है सर्किट के लिए, सिर्फ 8% ऊपर। चौहान साहब, अगर आप D-Link पर राय दें, यहां पर कम से कम चार्ट्स की पोजीशनिंग बहुत शानदार है और स्टॉक पूरी चेष्टा करेगा अपना 200 DMA तोड़ने की, जो कि 85 रुपए 25 पैसे के पास है। आपकी राय D-Link इंडिया? जी, यहाँ पे भी इसने एक अच्छा खासा एक पोल और फ्लैग का फॉर्मेशन किया है और बड़े वॉल्यूम के साथ रिकवरी की है। इसमें लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो फ्लैग फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर नेक्स्ट लेवल्स अगर माने जाए तो 85 से लेकर 88 के बिल्कुल हो सकते हैं। ये करंट लेवल से मुझे लगता है इसे भी बाय करके चलना चाहिए। और मुझे स्टॉप लॉस रखना है, वो भी काफ़ी नज़दीक का है। 79 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और 88 के टारगेट हम रख सकते हैं। चलिए, आपके सामने अगर D-Link के कुछ फाइनेंशियल्स डिस्कस हों,
तो वो ये हैं कि ये सिर्फ 8.4 के पीई पर चल रहा है और 22% की इसकी बहुत शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। लगभग 271 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। किसी काम कोई भी इसमें डेट नहीं है। और अगर आप इसमें टॉप लाइन देखें 271 के सामने लगभग 750 करोड़ की टॉप लाइन है और 32 करोड़ का इस कंपनी ने पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आपको मुनाफा कमाते हुए देखे हैं। आप देख लें इसमें वॉल्यूम कैसी है, शानदार। पिछले मई में आप ये देखिए कि लगभग पिछले 20-25 ट्रेडिंग सेशंस में आपको इसमें सिर्फ हाईएस्ट वॉल्यूम अब आती हुई दिखेगी, जो कि है लगभग 4,77,000 शेयर। और स्टॉक जैसा कि मैं आपको बता रहा था कोशिश कर रहा है अपने 200 डीएमए को बहुत शानदार तरीके से ध्वस्त करने की। ये आपको डी लिंक पर राय मिल रही है बाय की। और थोड़ी देर पहले कानपुर प्लास्टिक पैक पर बात हुई थी। ये चर्चा तब शुरू हुई जब प्रदीप जी ने यूफ्लेक्स पर बात करी, तब हेमंत जी ने स्टॉक को भी मार्क किया था। और अब आप देखिए उनका कल का खिलाड़ी आज है। शानदार, आप इसमें लगभग 19% की तेजी लगते हुए देख रहे हैं 55.50 पर। आपकी राय प्रदीप जी कानपुर प्लास्टिक पैक और डी लिंक पर? जी हाँ, डी लिंक पे इसका नाम वी लिंक क्यों नहीं होना चाहिए? डी लिंक से आपको लगता है कि ये लिंक तोड़ रहे हैं, लेकिन ये तो लिंक बनाने का काम करते हैं। और इस समय देखिए जहां पे एक राउटर लगे थे वहां 2-2, 3-3 राउटर लग रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और मुझे लगता है कि जो संकेत है हमारे सामने, सबसे ज़्यादा टेलीकॉम इक्विपमेंट की डिमांड हुई है, सबसे ज़्यादा वही ऑर्डर हुए हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हुई है। तो जाहिर है कि डी लिंक में जो तेज़ी देखी जा रही है, आप अभी इसमें बहुत आगे की रफ्तार देखेंगे। बहुत सालों पुरानी कंपनी है शैल जी, और मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज को एक नया जीवन दान फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है बाजार में। तो यहाँ पर आप मूवमेंट देखेंगे, काफ़ी वक्त से इसको एक अच्छी ग्रोथ ड्राइवर की तलाश थी जो शायद अब मिलेगी। लेकिन कानपुर प्लास्टिक के बारे में मैं एक बात बताऊं, आपने इसके काफ़ी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होगा लोगों ने, पर उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। जब से ये प्लास्टिक पे बैन लगा है, अब थोड़े मोटे प्लास्टिक वाले तरह तरह के बैग्स बनते हुए देख रहे हैं। उस सेगमेंट में इस कंपनी का एक बड़ा कारोबार है। उसके अलावा ये ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये कॉर्ड्स बनाते हैं प्लास्टिक के वोवन प्रोडक्ट्स जो और ऊपर के ग्रेड में आते हैं, वो सारा प्रोडक्शन करते हैं। चूँकि मेरे प्रदेश की कंपनी है, मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो कानपुर में कानपुर प्लास्टिक के नाम से मुझे बार बार कानपुर याद आता है। तो इनकी प्रोडक्ट रेंज अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि इस समय जो ये पूरा आप एक माइग्रेशन देख रहे हैं ऊपर की तरफ, उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। और देखिए लॉकडाउन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो आप बल्क प्रोडक्ट्स की आवाजाही शुरू होते हुए देख रहे हैं, उसमें बहुत साधारण एक बैग से लेकर के जो प्लास्टिक के बैग्स में आप अनाज वगैरह भरते हैं, या फिर बड़े जो पार्सल पैक किए जाते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स में अलग अलग सेगमेंट्स पे इनकी काफ़ी शानदार प्रेजेंस है। और यही वजह है कि आज तो आपने यहाँ पर करीब करीब सर्किट लगते हुए देखा है। थोड़ा सा लेस डिस्कवर्ड स्टॉक है और अब हमारे रेडार पे चूंकि आ रहा है, तो शायद आप आने वाले दिनों में यहाँ पर और मूवमेंट आते हुए देखेंगे। 4% की डिविडेंड यील्ड है शैल जी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई शिकायत इसके परफॉर्मेंस से नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ की रफ्तार अगर आप देखें तो इनको करीब 6 या 7 साल लगे हैं अपना प्रोडक्शन, अपना कारोबार डबल करने में, लेकिन आगे शायद ये ग्रोथ ड्राइवर और ज़्यादा इनकी मदद करेंगे। तो ये हुई बात इन दोनों स्टॉक्स की जहां पर आप इस वक्त रफ्तार बनते हुए देख रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं बिल्कुल आखिरी मिनटों में, तो वक्त है कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालने का। शैल जी बताइए। जी प्रदीप जी, मेरे ख्याल से सिर्फ 3 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में। तो मेरे हिसाब से आप देखिए निफ्टी आपके सामने 57 अंक नीचे बंद हो रहा है 9050 का। तो आप देखिए आरबीआई साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, गवर्नर साहब ने, बाजार ने लगभग एक अच्छा डिप लगाया और उसके बाद कम से कम 9000 का लेवल आपको सुरक्षित आता हुआ दिख रहा है वीकली क्लोज के हिसाब से निफ्टी पर। बैंक निफ्टी आपके सामने 404 अंक की गिरावट के पास बंद होता हुआ आपको दिखेगा लगभग 17330 के आसपास। तो यहाँ पर ये पूरा हफ्ता बहुत ही दर्दनाक रहा इस इंडेक्स के लिए और यहाँ पर आप लगातार सेलिंग आते हुए देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से। और आज किसी भी तरीके की राहत कम से कम आपको बैंकिंग स्टॉक्स के लिए नहीं आती हुई दिखी। चाहे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देख लें, चाहे निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स देख लें, वहाँ पर सब एक गहरा लाल निशान आपको आता हुआ दिखेगा, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स कर भी। चलिए 1.5 मिनट बचा है और अब प्रदीप जी के साथ जुड़ते हैं, वो समापन समारोह शुरू करेंगे इस हफ्ते का और आज फ्राइडे का।
बिल्कुल, तो चलिए नजर डालते हैं आपके सामने इस समय जो क्लोजिंग के लेवल आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इस हफ्ते के आखिरी दिन। जैसी कि हमें उम्मीद थी आखिरी मिनटों में तो हमने बेस को थामा है। 9050 के आसपास क्लोजिंग